अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना के 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली उनके 2 अहम ऐलानात थे। इन ऐलानात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जी एक और पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गिरफ्तार हो गई हैं। साथ ही साथ जो वकला के इंतखाबात हुए थे पंजाब बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल यानी पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो इसमें क्या परफॉर्मेंस रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स की, उसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे और इसका इम्पैक्ट भी बताएंगे। इसके अलावा जी हंगू में एक और वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का। शाह महमूद कुरैशी साहब से सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बात यह है कि जी आपने सुना होगा जुनैद अकबर खान साहब को, जिन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारे साथ बात नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी आ जाएगा। ये बेसिकली क्या था? ये बेसिकली एक सिंबॉलिक उनकी तरफ से आप कह सकते हैं कि मैसेज था कि जो आपके रिवायती सियासतदान हैं, जो इस एज ग्रुप के पॉलिटिशियंस हैं, वो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते भी हैं, तो एक हद तक बनाते हैं। वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, वो डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं, वो समझते हैं कि बातचीत से मसले का हल निकलना चाहिए। वो अगर कोई रेजिस्टेंस की पॉलिसी रखते हैं तो उसको एक एक्सटेंट तक लेके जाते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि हम जो रिवायती सियासतदान हैं, अगर आपने हमारे साथ बात ना की, अगर आपने हमें इंगेज ना किया, तो फिर आगे जो हमसे आगे जो अब क़यादत है, जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, वो ऐसी नहीं है। वो अगर आप ये सोचेंगे कि वो दब जाएंगे, वो चुप हो जाएंगे, या वो कोई ऐसी पैसिव स्ट्रेटजी के साथ चलते रहेंगे जैसे हम लोग बहुत देर गुजारा कर लेते हैं। हम लोग से मुराद उनकी ये पूरी जनरेशन है जो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो। तो वो कहते हैं कि जी अगर आप हमारे साथ बातचीत करके मामलात हल कर लेते तो बेहतर हो जाता। अब अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आपका सामना अब किसके साथ हो रहा है? सुहेल आफरीदी जैसी जनरेशन के साथ, जो कि बड़ी सीधी बात करते हैं, जो दो टोक बात करते हैं, जो खौफजदा भी नहीं है, जो आपकी रोब तले आने के लिए तैयार भी नहीं है, जो आपको लॉजिक के साथ जवाब देने और जवाब लेने पर बिलीव करते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि जी कोई भी मुकद्दस गाय है तो लिहाजा उसको हम कुछ कह नहीं सकते। तो वो जो अब जनरेशन नेक्स्ट है, वो इन तमाम चीज़ों से अब अलग होकर सोचती है। और जब आपका पाला उनके साथ पड़ेगा, जब आप उनके साथ सामना करेंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि इससे बेहतर तो ये था कि उन्हीं के साथ बात कर ली जाती जो पहले लोग मौजूद थे। अब ये बात जुनैद अकबर साहब की कितनी सही साबित हो रही है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अब सुहेल आफरीदी साहब आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पीछे पीछे बेचारे बहुत कुछ कोशिशें करते रहते थे, मुलाकातें भी कर लेते थे, कुछ उनकी सुन ली, कुछ अपनी सुना ली, मामला चलता रहता था। अब सुहेल आफरीदी साहब हैं, वो सीधी ठग करके बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं आता मैं बहन, जिसको आना है आप आ जाएं, खुलेआम बात कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे तो कोई इशू नहीं है कि भाई मैंने किसी ने मुझे जो है वो बुलाना है तो मैंने जाना है, तो फिर मेरी तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो भी कोई ऐसी डबल विकेट टूर्नामेंट खेलेंगे आपके साथ, तो वो तो खेल नहीं रहे। अब सिर्फ एक वहाँ तक बात नहीं थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने बैरिस्टर सैफ को भी रखा हुआ था अपनी कैबिनेट में, और उनके बारे में तो सब जानते हैं कि वो किन के क्लोज हैं। तो अब बैरिस्टर सैफ साहब को हटाने के बाद अब कौन आया है? अब आ गए हैं शफी जान साहब, अब आ गए हैं वो लोग जो कि आके डायरेक्ट दो टोक बात करते हैं। उनके अंदर कोई लगी लिपटी वाली सिचुएशन नहीं है। अच्छा, यह एक जनरेशन का एक डिफरेंस नज़र आता है। आप अगर अपने घर में भी देखें ना, आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा कि जो हमारी जनरेशन थी, जिस तरह हम अपने पेरेंट्स के साथ थे, या हमारे पेरेंट्स जैसे अपने पेरेंट्स के साथ थे, और अब जो हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, वो किस तरह उनके बिहेवियर में चेंज आ चुका है, वो कैसे चीज़ों को लेते हैं, कैसे उनके एंगल्स हैं देखने के, वो हमसे गुफ्तगू में, बातचीत को मनवाने में, दलाइल पर किस तरह बहस करते हैं, ये सब चीज़ें आप रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। तो यही चीज़ जो है वो आपको हर जगह पर, हर सतह पर एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो आज जो शफी जान और मीना खान आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख्याल है वो सुनने के बाद बैरिस्टर सैफ की याद तो आई होगी, ये सुनने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब की याद तो आई होगी, ये सुनने के बाद आपको याद आई होगी कि भाई अगर उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप रिलीफ दे देते, जो आपके साथ चलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उनको स्पेस आप दे देते,
तो उनके लिए भी कोई फेस सेविंग होती और आपके लिए भी कुछ मामलात को चलाने में आसानी रहती। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब आ गए हैं सारे हॉक्स, अब आ गए हैं हार्ड हिटर, अब आपके लिए जो है वो उनके साथ इंगेज करना आपके लिए भी एक अना का मसला है, और वो तो आगे वैसे ही इल्ला माशाल्लाह बिल्कुल हथेली पर रख के बैठे हुए हैं, हुकूमत को ले लो अगर लेनी है तो ये वाली सूरत हाल है। अब इसमें आज शफ़ी जान ने जो गुफ्तगू की है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी एक इदारे ने एक शख्स के थ्रू पैगाम पहुंचाया कि नहीं करवाते सुहेल आफरीदी की मुलाकात इमरान खान से, ऐसी की तैसी कर लो फिर। तो कहते हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि जनाब हमारा जो मैंडेट है वो असली है, और वो 3/4 का मैंडेट है जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मैंडेट है, और जिसने इस मैंडेट को भी मैली नज़र से देखा, इसके ऊपर आंख उठाई, तो फिर हम उनको भी मैसेज देना चाहते हैं कि फिर आपकी भी ऐसी की तैसी। अब ये कितना आपको अनकॉमन लग रहा होगा सुनने में, उसकी वजह ये है कि सियाने कहते हैं कि भाई इज़्ज़त दो तो इज़्ज़त लो। आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, वो उस जनरेशन जो हमारे दादा वाली या दादी वाली जो जनरेशन थी वो उससे बहुत मुख्तलिफ आ चुकी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप बच्चों को मारेंगे, उनको डांटेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे तो वो जवाब में आपको फिर भी रिस्पेक्ट देंगे। तो अब ये वाली सिचुएशन आ गई हुई है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें लोग आर्ग्यू करते हैं, लोग समझते बूझते हैं। अब लोग किसी को मुकद्दस गाय मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो समझते हैं कि सब लोग रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक डोमेन है और आपको अपनी डोमेन में काम करना है। और अगर आप दूसरों की डोमेन में आएंगे और फिर ऊपर से रोब के साथ आएंगे तो फिर अगले आपको रोब के साथ जवाब भी देने का इस्तेकाक रखते हैं, वो भी फिर इस तरह। अब इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि आपका टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। आप ना इधर से हल्के होंगे क्योंकि आपको तो आदत नहीं है हल्के आने की, आप तो हमेशा भारी रहे हैं, तो आप हल्के नहीं होंगे। इधर वो जो है वो कह रहे हैं कि भाई और कितना आपने नुकसान पहुंचाना था, 3 साल से मारे खा खा के वो भी पक्के हुए पड़े। वो कहते हैं अब और क्या कर लेंगे, तो वो भी अब हल्के होने के लिए तैयार नहीं है। इसका नुकसान ओवरऑल ज़ाहिर है रियासत को हो रहा है, इदारों को हो रहा है, इदारे ख़राब हो रहे हैं, रियासत कमज़ोर हो रही है, आपके अवाम जो हैं वो पिस रहे हैं, और जो सेटलमेंट है, जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ रही है। अब इसमें दूसरा जो उन्होंने ऐलान आज किया मीना खान आफरीदी ने, उन्होंने कहा है कि जी आप जो 9 मई के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा पीटीआई को मिलाइन किया गया, उन पे इल्ज़ाम लगे, उनके ऊपर सज़ाएं हुई, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा हमने तो उस वक्त भी कहा था कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक आप कमीशन बना लें और उसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी कर लें। अच्छा, अली अमीन साहब के दौर में भी इमरान खान साहब ने हिदायत की थी कि 9 मई के ऊपर कमीशन बनाया जाए। अब जाहिर है वो फेडरल लेवल पे तो नहीं बना सकते थे, अली अमीन की वो कैपेसिटी नहीं थी एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से। तो उन्होंने जो एक प्रोविंशियल लेवल था उसके ऊपर ज़रूर ये कहा कि जी एक जुडिशल इंक्वायरी जो है वो हो जाए। उधर की उस वक्त की जो अदालत थी उन्होंने कहा कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। उसके बाद ये मामला रफा दफा हो गया। अली अमीन ने भी इसके ऊपर फिर ज़्यादा कोशिश नहीं की। जैसे मैंने पहले कहा कि वो तो पहले ही चाह रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिससे मज़ीद कोई महाजर आई हो, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इवन जो इमरान खान उन्हें कहते भी थे वो उसको भी पूरा करने में थोड़ा सा हिचकिचाते रहते थे। अब इन्होंने क्या कहा है, अभी इन्होंने पहला इजलास नहीं किया कैबिनेट का, लेकिन आज उन्होंने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कह दिया कि जो पहला इजलास हम कैबिनेट का करने जा रहे हैं उसमें हम मंजूरी देंगे कि हमने 9 मई के ऊपर एक कमीशन बनाना है। अब 9 मई जो खैबर पख्तूनख्वा के हद तक जो ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान वाला इवेंट था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम इसकी पूरी प्रॉब करेंगे, इसके अंदर जो भी कमीशन बनेगा वो सीसीटीवी फुटेज मंगवाए, देखते हैं किसने आग लगाई, किसने जलाओ घेराव किया, किसने तोड़फोड़ की, ताकि सूरत हाल वाज़े तो हो। ये तो नहीं कि इन्वेस्टिगेशन के बगैर ही आपने किसी पे इल्ज़ामात लगाए हुए हैं और सज़ाएं भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। अब ये नए लोग हैं, अगेन जैसे मैंने कहा वो एक एग्रेसिव पॉलिसी के साथ आए हैं। अब इन्होंने जो है वो कहा है कि अगर इस दफ़ा भी जुडिशल कमीशन नहीं बनता और अदालत हाथ खड़े कर देती है तो फिर आला अफसरान पर मुश्तमिल हम खुद गवर्नमेंट के अंडर एक जो है वो कमीशन बना लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी फाइंडिंग्स तो होंगी जो सामने आएंगी और पता चलेगा कि कौन मुलविस था और क्या कैसे ये सारा वाक़या हुआ। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट आज के उनकी जानिब से जो है वो आए हैं ऐलानात, और ये आपको पता दे रहे हैं कि आगे खैबर पख्तूनख्वा की सियासत जो है वो किस लेवल पर होगी और वहाँ पे उसका मिजाज क्या होगा। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इन्होंने ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसको टीवी पर नहीं दिखाया गया।
टीवी पर इससे पहले मैंने सुना है हल्फ बर्दारी भी टीवी पर नहीं दिखाई गई थी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की, और अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दिखाई गई। जबकि दूसरी जानिब जो आपके पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग हैं उनके सेकंड टियर बल्कि थर्ड टियर की भी जो लीडरशिप है उसकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर चलती है तो उसको पूरा लाइव कट कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ KP, क्या वो हमारा सूबा नहीं है? क्या वो एक हमारी वफाकी इकाई नहीं है? क्या वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो किसी और मुल्क के अवाम की रिप्रेजेंटेटिव है? तो आप किस तरह ये एक डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि आप किसी एक सूबे की गवर्नमेंट के किसी भी एरे गरे वज़ीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गालियों पर भी मबनी हो वो आप लाइव दिखा दें, लेकिन दूसरे वज़ीर की जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप लाइव ना दिखाएं? तो ये अब एक वाज़े डिस्क्रिमिनेशन मीडिया की तरफ से भी नज़र आती है, और ज़ाहिर है मीडिया को जहाँ से हिदायत आती हैं वो उसी हिसाब से फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो ये भी एक अफसोस की बात है। इससे मैसेज आप क्या दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि बेसिकली जब आप उनके नुमाइंदों को टीवी से आउट करते हैं तो आप उनके लोगों को मैसेज देते हैं ना, तो आप क्या उन्हें मैसेज दे रहे हैं? ये अब मेरा ख्याल है कि बड़ी क्लियर बात है जिसके ऊपर सोचा जाना चाहिए कि हम क्यों नफ़रतों को फैला रहे हैं, हम क्यों मामलात को समेटने के बजाय बढ़ा रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जो इस वक्त समेटने की बात क्या होगी। अभी तक हम लोग इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं कि इसको उठा लो, इसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो। इससे 3 साल से आप ये प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं, इससे क्या हासिल हुआ है? कोई मुझे बता दे। क्या इससे कोई आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है? क्या कोई इससे आपको इकोनॉमिक उस पर इकोनॉमी के महाज के ऊपर कोई बड़ी कामयाबियाँ मिल गई हैं? या आपको कोई लगता है कि आपने अदरवाइज़ कोई आवाज़ें बिल्कुल खामोश करवा दी, अब कोई बोलता नहीं है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। तो 3 साल में भी जो आप करते रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अगले 3 साल भी आप ये कर लेंगे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज भी इन्होंने, इनकी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं खौला चौधरी, वो अपने शौहर के हमरा उम्रा रवाना हो रही थी, सुबह के वक्त यहाँ रात गए और उनको एयरपोर्ट के ऊपर से गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उनके ऊपर कोई उस वक्त तक कोई केस दर्ज नहीं था, ना कोई FIR थी, लेकिन अचानक उन्हें फ़्लाइट से पहले जो है गिरफ़्तार कर लिया गया आके। अब आप देखिए कि ये कितना एक तकलीफ़ दह मामला है कि अगर कोई शख्स उम्रा के लिए जा रहा है और आप उसको इस तरीके से रास्ते में रोक लें तो आपकी एक कितनी इमोशनल अटैचमेंट होती है और आप कितना तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। तो बहरहाल उन खातून को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद आज उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर लिया गया है। वहाँ मियाँ अली अशफाक उनके वकील थे, उन्होंने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए हैं। फ़ैसला महफूज हुआ। आई डोंट नो अब क्या फ़ैसला सुनाया जाता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि हम 3 साल के बाद भी वो पैटर्न जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। 3 साल के बाद भी हम वही पैटर्न अपनाए हुए हैं कि हम जो हमें पसंद नहीं आएगा, जिसको हमने दबाना है हम दबा लेंगे। चंद दिन पहले भी मुझे पता चला कि वो एक सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं जिमी विर्क, और इनके ये वैसे मेरा ख्याल ईरान में होते हैं, किसी और मुल्क में होते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में जो उनकी फैमिली है उनमें से उन्होंने क्लेम किया एक दिन आके सोशल मीडिया पोस्ट पर कि उनके भाई को उठा लिया गया और शायद 2-1 दिन उनके भाई को रखा गया, और ये भी खबरें मिली कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह भी किया गया, जिसके बाद फिर उन्हें छोड़ा गया व्हाट्सएवर, और उसके बाद से अभी तक जिमी वर्क का जो अकाउंट है वो एक्टिव भी नहीं हुआ। ये कोई एक और वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात की सीरीज़ है कि जो बैरून मुल्क PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे तंग किया जाता है, उनके थ्रू उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो उससे क्या हो गया? क्या बैरून मुल्क आवाज़ें खामोश हो गई हैं? कुछ देर के लिए खामोश हो भी जाएँ तो कुछ अरसे बाद वो दोबारा बात करना शुरू कर देते हैं। अगर आप कोई एक बेनामी अकाउंट बंद करवा देते हैं तो कोई दूसरा खुल जाता है, वो फिर बात कर रहे होते हैं। PTI के जो यहाँ पाकिस्तान में हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो भी इसी तरह से अगर आप चंद दिन उठा लेते हैं, वो कुछ देर खामोश रहते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ कहने का मकसद ये कि ये एक अनएंडिंग हम उसमें ट्रैप में फंसे हुए हैं, और यहाँ से जो है हम आगे नहीं बढ़ रहे कि जब बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट से सेम रिजल्ट्स हैं तो फिर हम वो बार बार एक्सपेरिमेंट आखिर क्यों कर रहे हैं, उसके क्या हमें हासिल हो रहा है। तो ये बात समझ नहीं आ रही। उससे उल्टा एक जो नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, लोगों की नफ़रत है, गुस्सा है, मायूसी है, उसी में इजाफा हो रहा है ना, नेगेटिविटी में ही इजाफा हो रहा है, कोई पॉजिटिविटी तो नहीं हो रही उसमें। तो ये एक जो चीज़ है उसको हम तर्क करने के लिए, पॉलिसी चेंज करने के लिए तैयार ही नज़र नहीं आ रहे। अब उधर
ऐसे हालात हैं मुल्क के कि जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मुसलसल एक अनरेस्ट है, दहशतगर्दी भी है। आज हंगू में भी एक वाक़या पेश आया है, आईईडी ब्लास्ट हुआ है, उसमें सुनने में आ रहा है कि पुलिस एहलकार शहीद भी हुए हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं। अब ये अगैन कितनी तकलीफ़देह ख़बर है कि जहाँ पर एक ऐसा सूबा जहाँ पर इस वक्त इतनी ज़्यादा आपको दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर हम उसको पॉलिटिकल क्राइसिस में जो है वो धकेलने जा रहे हैं या मुसलसल धकेला हुआ है, और हम उनके साथ बिला वजह की अड़फस लगा के भाई आप उनकी मुलाकात करवाएं, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन बनाएं, जो कुछ हो सकता है कानून के मुताबिक उनके रिलीफ के लिए, उनकी पार्टी के रिलीफ के लिए वो आप उन्हें करने दें, ताकि कम से कम सूबे के मामलात चलें, को फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर हो कि अमन अमान कैसे बहाल करना है। तो ये वाली सूरत हाल है। तीसरी तरफ आज शाह महमूद कुरैशी साहब से सलमान अकरम राजा साहब ने मुलाकात की है और 20 मिनट के करीब उनकी सुनने में आ रहा है कि मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस तनाजुर में काफ़ी अहम देखी जा रही है कि अभी 2 रोज़ कबल ही फवाद चौधरी और उनके कुछ फ्रेंड्स ने शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की, जिसके बारे में मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि फवाद चौधरी और बाकी जो लोग हैं वो इसको डिफरेंटली बता रहे हैं कि अच्छी मुलाकात रही और हम इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं और हमें सब ये ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ की खबरें ये आ रही हैं कि नहीं जी, शाह महमूद कुरैशी ने कोई ऐसा उन्हें हाथ नहीं पकड़ाया कि जी वो कोई किसी तरह भी बाकी लोगों से हट के किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, तो वो भी इसमें कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। लेकिन आज ये ज़रूर हुआ है कि कम से कम इस पूरी एक्टिविटी के बाद सलमान अकरम राजा साहब जाके मिले हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से, और एक इम्पॉर्टेंट इनकी कम्युनिकेशन जो है वो हुई है, जिसमें यकीनी तौर पर जो भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए होंगे उसके ऊपर बात भी हुई होगी। लेकिन आखिरी खबरें आने तक तो यही पता चलता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं, और फिलहाल वो किसी एडवेंचर में शामिल होने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि पहले देख चुके हैं कि जो लोग इमरान खान को अबेंडन करके गए, उसके बाद उनकी सियासत कहाँ खड़ी है। तो इस दौर में बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की कोई एडवेंचर करके ये समझे कि जी मैं उस चीज़ को बदल सकता हूँ। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि जो एफर्ट है इमरान खान साहब या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या हुकूमत के दरमियान कोई कम्युनिकेशन बनाने की, ब्रिज बनाने की, तो ये किसी ऐसे शख्स के थ्रू कराई जा सकती थी या कराई जा सकती है कि जो कम से कम दोनों पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो, जिसकी आवाम में एक अच्छी रेप्यूट हो, जो इतनी अपनी एक ऐसी शख्सियत रखता हो कि जो बात को बना सकता हो। तो फिर उस सूरत में तो कोई ऐसी बात हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग सामने आए हैं जो वैसे बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस वक्त पीटीआई की जो पूरी नीचे लीडरशिप है, नंबर 1, नंबर 2 ये कि जो नीचे इनका सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट है और कारकुन है, वो तो उनके नाम लेना पसंद नहीं करता। तो वो कैसे उनके पीछे जो है वो खड़ा हो सकता है या उनको कोई सपोर्ट दे सकता है कि चलो भाई ये बंदा अगर इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ कर रहा है तो हम करें। तो कम से कम आपको नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लोग सामने लाने चाहिए, या कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल अगर है तो खुद वॉलंटरीली सामने आए, अगर वो जेन्युइनली कोई पॉलिटिकल क्राइसिस सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर लोगों का इत्मीनान तो हो। फिर तो कोई कहे कि हाँ भाई ये सीरियस लोग हैं और इनका अपना कोई मकसद नहीं है और ये सिर्फ मुल्क के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए अगर ये जेन्युइन बुनियादों पे कोई काम करें तो उन्हें भी, जो उनके वर्कर्स हैं उन्हें इत्मीनान होगा तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अभी जो है हम देख रहे हैं कि जो लोग सामने आए हैं उनको तो उनके वर्कर्स कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या उन्हें सपोर्ट फ्राहम करेंगे। तो ये वाली इस वक्त की जो है सिचुएशन है। लास्टली मैं ज़रा बार्स के इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर दूँ। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो है सामने आए हैं और काफ़ी हद तक वैसे रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको लास्ट व्लॉग में प्रिडिक्ट करके गई थी। बलूचिस्तान में तो कमाल ही हो गया जी, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं। 8 में से 6 जो पीटीआई के प्रोफेशनल ग्रुप के लोग हैं वो कामयाब करार पाए हैं। सिंध में 33 में से 15 जो हैं वो सीटें पीटीआई के प्रोफेशनल ग्रुप की हैं, यानी यहाँ पे भी तकरीबन आधी सीटें जो हैं वो ले ली हैं इन्होंने। अगर पंजाब की बात की जाए तो 40 में से तकरीबन आप लगा लें हिसाब के कोई इस वक्त, हाँ पंजाब में जो मेरे ख्याल है 75 के करीब सीटें टोटल, और इसमें से 40 जो हैं वो इसके आसपास, 2-4 कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी हतमी नताइज मुरतब नहीं हुए, लेकिन इसके आसपास जो हैं वो आईएलएफ और प्रोफेशनल ग्रुप की मिला के पीटीआई की सीटें बन जाती हैं। तो यहाँ पे भी तकरीबन आधी सीटों पर इन्होंने मैदान मार लिया है, जबकि केपी में इनको काफ़ी झटका लगा है। केपी में जो कि इनका गढ़ समझा जाता है वहाँ पे हिसाब उल्टा हो गया है।
28 सीटें थी केपी की टोटल, जिसमें से 13 जो सीटें हैं वो एएनपी ने हासिल कर ली हैं, कुछ और जमातों ने हासिल की हैं। और यहाँ पर जो पीटीआई की परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही। मेरे ख्याल है टोटल 6 नशस्तें जो है इन्होंने हासिल की हैं। पेशावर में खाली 9 में से 3 नशस्तें सिर्फ पीटीआई हासिल कर पाई है, जहाँ पे इनकी हुकूमत है। अब इसके ऊपर ये सवाल ज़रूर हो रहे हैं कि भाई आप जब ग्रांट दे रहे थे, सब तनकीद कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि जी क्या करें, इस वक्त की जो वकला की पॉलिटिक्स है, बाहर की पॉलिटिक्स है, उसमें ये सब चीज़ें चलती हैं। तो भाई पैसे तो आपने दे दिए, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? वकला तो फिर भी आपको जिता नहीं सके पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस में। और फिर जो लोगों ने पैसे देकर ही अगर वोट करना है, तो इसका मतलब नज़रिया तो फिर कहीं नहीं रहा ना। फिर तो इसका मतलब है कि जो ज़्यादा बोली लगा दे। और इससे ये पता चला कि वकला ने कम से कम पैसों के ऊपर तो शायद फिर नहीं वोट दिए, वरना केपी में तो इन्हें बड़ी ग्रांट्स ऑफर हुई और उसके बाद तो फिर उन्हें सारा केपी जीत जाना चाहिए था। तो बड़े मिक्स से रिजल्ट्स हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो लाहौर और गुजरांवाला के रिजल्ट्स थे वो मेरा ख्याल है एहसन भून और जो हुकूमती ग्रुप है उनके लिए काफ़ी चौंका देने वाले थे, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे बड़ी लूट सेल लगाई हुई थी, बड़े ग्रांट्स भी मिले, बड़े कुछ चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद इनके यहाँ पे मेंबर्स जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये काफ़ी मिक्स सा रिजल्ट था। लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी जो हालात थे उसके हिसाब से पीटीआई ने अच्छा ही परफॉर्म कर लिया इसमें। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।